नसरीन ने अपनी बेटी को सऊदी भेज दिया जहां वो एक अरबी औरत के घर काम करती थी। और वो अरबी औरत अच्छे खासे रुपए नसरीन को भेज देती, जिससे नसरीन के बेटे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियों पे लग गए। तो नसरीन ने अपनी बेटी को वापस बुला लिया। तो माँ बहन अब भाइयों को बोझ लगने लगी। तो एक दिन बेटे नसरीन से कहने लगे कि माँ तुम बहन को लेकर चली जाओ, क्योंकि ये बाहर मुंह काला करवाती रही है। ये सुनना था कि नसरीन की बेटी वहीं दम तोड़ गई और अगले दिन भाई उसे दफना कर घर लौटे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि आगे घर के खर्चे पहले ही कम नहीं होते और अम्मा इस मनहूस को उठाकर यहाँ ले आई हैं। अपना जवान पति खा गई, अब ना जाने हमारा कितना नुकसान करेगी। शबाना भाभी गुस्से से बर्तन पटकते हुए कह रही थी। दरवाजे से अंदर आते ही नसीर ने ये शब्द साफ सुन लिए, मगर वो अनसुना कर गई। लेकिन उसके साथ अंदर आती समरा की आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले थे। जवानी में विधवा होने का दुख क्या कम था कि अब दर-बदर की ठोकरें उसके भाग्य में लिख दी गई थीं। पहले ससुराल वालों ने ये कहकर निकाल दिया कि इस मनहूस के कारण उनका जवान बेटा चल बसा है, अब वो इसे अपने घर पर नहीं रख सकते। तीसरे दिन ही उन्होंने समरा को उसकी माँ के साथ वापस भेज दिया था। वो अपने 3 छोटे-छोटे बच्चों को लेकर इस समय मायके की चौखट पर खड़ी थी, जहाँ 3 भाई और उसकी उनकी पत्नियां राज कर रही थीं। माँ के पहले ही कोई हैसियत न थी, लेकिन वो क्या करती, बेटी को वहाँ छोड़ भी तो नहीं सकती थीं। तो दिल बुरा मत कर समरा, शबाना सिर्फ जबान की कड़वी है, और वैसे भी तेरे भाई अभी जिंदा हैं, तुझे चिंता की करने की क्या जरूरत नहीं है। नसीर ने उसे तसल्ली दी और हाथ पकड़कर अंदर ले आई। छोटे बच्चे बार बार खाना मांग रहे थे। ट्रेन की लंबी यात्रा से वो काफ़ी थके हुए थे। बच्चों की जिद के आगे समरा मजबूर हो गई और किचन में चली आई, जहाँ तीनों भाभियाँ सर जोड़े उसके आने पर बातें कर रही थीं। भाभी मुझे एक रोटी और सब्जी दे दे, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। समरा के मुंह से बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली। तो दूसरे नंबर वाली भाभी मुंह बनाकर बोली, खाना बनने में अभी समय है, और वैसे भी यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं खुला जहाँ तुम अपने बच्चे पालने के लिए ले आई हो। हमारे तो अपने ही बच्चों के खर्चे पूरे नहीं होते, अब तुम्हारे 3 दिन बच्चों के पेट कौन भरेगा। समरा का दिल चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी थी। अपने आंसू पीते हुए किचन से बाहर निकल आई। बाहर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज़ आने लगी थी। एक एक करके समरा के तीनों भाई काम से वापस आ गए थे। माँ के साथ समरा और उसके तीनों बच्चों को देखकर तीनों का ही माथा ठनका। लेकिन नसरीन ने साफ साफ कह दिया था कि समरा इन्हीं के साथ रहेगी, और वैसे भी ये घर नसरीन के नाम था, इसलिए तीनों बेटे खामोश से हो गए। उस रात एक रोटी और उसके ऊपर रखकर थोड़ा सी सब्जी भाभीियों ने समरा के हाथ पर यूं दी कि तीनों भाइयों ने ही देख लिया था। एहसान जताती हुई निगाह भाभी ने उस पर डाली और बोली, लो भाई खाओ, मुफ्त के खाने। तुम्हारे भाइयों के तो बैंक खुले हुए हैं ना, यहाँ पेड़ों पर नोट लगे हैं, जहाँ से ये बेचारे तोड़ तोड़ कर लाते रहेंगे और तुम्हारा पेट पालते रहेंगे। भाभी तो कहकर चली गई, मगर समरा से वो रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। नसरीन ये सब देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि जब पहले ही दिन समरा को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा, तो आगे चलकर न जाने क्या होगा। वो रात उसकी जागते हुए कटी। वो बहुत परेशान थी। अगले दिन भाभीियों ने समरा को पूरे घर के कामकाज पर लगा दिया और खुद ठाठ से अंदर कमरों में बंद हो गई। समरा के तीनों बच्चे आंगन में रुलते रहे। काम तो सारा करवाया जाता, मगर खाने के नाम पर 2 रोटी ही मिलती, वो भी बातें सुना सुना कर। नसरीन को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो बहुत परेशान थी। इसी परेशानी के हल निकलने के लिए वो अपनी पड़ोसन शाहीन के घर चली आई, जिसकी आज छुट्टी थी। वो बंगले पर सफाई सुथराई का काम करती थी। उसने जब नसरीन का परेशान चेहरा देखा तो पूछ लिया। नसरीन ने जवाब में उसे सारी कहानी सुनाई। शाहीन कुछ देर सोचती हुई फिर कहने लगी, ऐसा कर, तू मेरे साथ बंगले वाली मालकिन के घर चल, वो कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल देंगी। शाहीन की ये बात नसरीन को अच्छी लगी। वो उसके साथ उसकी मालकिन के घर चली गई। मालकिन अच्छी और दयावान औरत थी। उसने जब नसरीन से ये सुना कि उसकी जवान बेटी 3 बच्चों के साथ उसके घर आ गई है, तो मामला समझ गई। मेरे कुछ विदेश में रहने वाले दोस्त मेरे पास रहने के लिए आए हुए थे। आज शाम वो लोग वापस सऊदी जा रहे हैं। उसमें एक बूढ़ी अरबी औरत भी है। वो मेरी सहेली है। उसे एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उसकी देखभाल कर सके, उसके घर के कामकाज कर सके, क्योंकि उसकी बहुएं दूसरे शहरों में रहती हैं और वो अकेली रहती है। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को उसके साथ भेज सकती हो, मैं बात कर लूँगी। वो तुम्हारी बेटी को हर महीने अच्छे पैसे दे दिया करेगी। मालकिन ने नसरीन से कहा तो वो सोच में पड़ गई। जितने रुपए उसने बताए वो तो अच्छे खासे थे, लेकिन सऊदी जाने के लिए समरा को राज़ी कौन करता। नसरीन खामोशी से वापस चली आई। घर में आते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। सामने ही समरा का बड़ा भाई खड़ा था। उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ समरा के मुंह पर मारा था और वो चिल्ला रहा था, मेरे सफ़ेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों के साथ मशीन में किसने डाला? पता भी है कितना महंगा सूट था? इन्हीं बेवकूफ़ों की वजह से तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें वहाँ से निकाला है,
और अब मुसीबत बनकर हमारे सर पर बैठ गई हो, पता नहीं कब तुमसे जान छूटेगी। समरा गाल पर हाथ रख के सिसक रही थी, उसे तो खुद नहीं पता था। शायद किसी बच्चे ने खेलते हुए कोई रंगीन कपड़ा उठाकर मशीन में डाल दिया था जहां सफेद कपड़े धुल रहे थे। समरा सिसकती रही। नसरीन ने उसी पल फैसला कर लिया कि घर वालों के विरोध के बाद भी समरा को वो सऊदी जरूर भेजेगी। वो अंदर आई और उसने समरा से कहा, अपना बैग तैयार कर लो, तुम आज शाम को सऊदी जा रही हो। वहाँ तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम्हारे बच्चे मैं संभाल लूंगी। तुम हर महीने उनके लिए खर्चे के पैसे भेज दिया करना, मैं यहाँ पर उनकी शिक्षा और देखभाल का बंदोबस्त कर लूंगी। माँ थी, बेटी को इस मुसीबत में तो छोड़ नहीं सकती थी। सम्राट पहले तो परेशान हुई, मगर वो खुद भी इन सब हालात से तंग हो चुकी थी। शाम से पहले ही नसरीन उसका बैग पैक करवा कर उसे मालकिन के पास छोड़ आई थी। समरा का दिल कांप रहा था, मगर उसने खुद को भाग्य के भरोसे पर छोड़ दिया था। 3 मासूम बच्चों को माँ के और खुदा के आसरे पर छोड़कर वो सऊदी चली आई। उसकी अरबी मालकिन एक सेहतमंद और घमंडी औरत थी। उसने अपने कई काम समरा के जिम्मे लगा दिए। उसे जोड़ों के दर्द की दिक्कत थी। पाबंदी से दवाई खाने के बाद भी उसके पैरों में अक्सर ही दर्द रहता। समरा उसके सारे घर का काम करने के बाद उसके पैर दबाती रहती। समरा के हाथों में दर्द हो जाता, मगर वो अरबी औरत संतुष्ट ना होती। लेकिन वो उसूल पसंद औरत थी। समरा अपने बच्चों की याद में तड़पती तो वो उसे देखकर मुस्कुराती और कहती, इस दुनिया में की सबसे बड़ी ताकत पैसा है। जब तुम अपने बच्चों के लिए बहुत सारे पैसे भेजोगी तो उनके दिल में तुम्हारी याद भी निकल जाएगी। इसलिए उनको भुलाओ और खूब सारा पैसा कमाओ। समरा ने खामोशी से उस औरत की बातों पर अपना सर झुका दिया था। महीना खत्म हुआ तो उस औरत ने समरा को एक मोटी रकम सैलरी के नाम पर दी। इतने रुपए हाथ में देखते ही समरा हैरान रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसमें से थोड़े से पैसे अपने पास रखकर उसने बाकी सारे रुपए इंडिया में अपनी माँ के अकाउंट में भेज दिए थे। नसरीन को पैसे मिले तो वो हैरान रह गई। इतने रुपए का तो उसने सोचा ही ना था। वो हैरान होते हुए रुपए गिन रही थी जब उसके तीनों बेटों ने उसे देख लिया। इतने पैसे कहाँ से आए अम्मा आपके पास? वो तीनों ही हैरान होते हुए उसके पास आए थे। ये तो इन तीनों के साल भर की कमाई से भी ज्यादा पैसे थे। उस अरबी औरत ने समरा को 1 महीने के बाद तनख्वाह दी है। नसरीन ने खुशी से बताया। भाइयों के मुंह में भी लालच भर आया था। इतने पैसे तो उनके घर की सारी परेशानियां हल हो सकती थीं। वही भाभियां जिन्हें समरा एक आंख ना भाती थी, अब वो फोन कर करके उसका हाल पूछा करती और उससे अपने लिए सऊदी से अलग अलग चीजें भेजने के लिए कहती। समरा खामोशी से उनकी बात मान लेती। उसके भेजे हुए पैसों से नसरीन ने उसके तीनों बेटों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। बच्चे माँ को याद करते थे, लेकिन नसरीन उन्हें संभाल लेती थी। दिन रात काम करते करते समरा बस यही सोचती थी कि जल्दी से जल्दी उसके बेटे पढ़ लिख जाएं ताकि वो अपने देश वापस जा सके। दिन धीरे धीरे गुजरते चले गए। समरा के भेजे हुए पैसों से उसके तीनों बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लिख कर बहुत ही काबिल बन गए थे। नसरीन बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, मगर समरा के तीनों बच्चों की परवरिश उसने बहुत अच्छी की थी। उन तीनों के कॉलेज कंप्लीट करते ही उनकी अच्छी सरकारी नौकरियां लग चुकी थी। नसरीन के अपने तीनों बेटे समरा के भेजे हुए रुपयों की अय्याशी में उड़ाते रहे थे। खाने पीने और घूमने फिरने में उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया और किसी कारोबार में न लगाया था। यही वजह थी कि अब तक वो तीनों उन्हीं मामूली नौकरियों पर लगे थे जिन पर वो पहले काम कर रहे थे। हाँ, मगर उनके बच्चे भी जैसे तैसे करके स्कूलों में पढ़ ही रहे थे। घर की हालत उन्होंने पहले से अच्छी कर ली थी। जिस दिन समरा के तीसरे बेटे को भी नौकरी मिली, नसरीन ने खुशी से समरा को फ़ोन खड़का दिया। तेरी ड्यूटी अब ख़त्म हो गई है, वापस आना चाहती है मेरी बच्ची? तो जल्दी वापस आ जा, इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो जाएं। नसरीन की आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। वो काफ़ी बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी। समरा का दिल काँप कर रह गया। उसकी अरबी मालकिन भी अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक उसकी सेवा चाहती थी क्योंकि वो समरा को बहुत पसंद करने लगी थी। उस जैसी मेहनती और अच्छी काम करने वाली उसे दोबारा न मिलती। मगर समरा का दिल अब वापस इंडिया जाने के लिए मचलने लगा था। उसने अपनी अरबी मालकिन से आज्ञा ली और इंडिया के लिए रवाना हो गई। जब उसने इंडिया की मिट्टी को छुआ तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। कई साल पहले जब वो सऊदी गई थी तो उसके बाल काले और चेहरे पर ताजगी थी, मगर आज जब वो वापस आई थी तो उसकी सुंदरता ढल चुकी थी। काले बालों की जगह चांदी के तार भरे थे और चेहरे पर झुर्रियां दिखाई दे रही थीं। समरा ने एक ठंडी सांस ली और रिक्शे वाले को अपनी माँ के घर का पता बता दिया। रिक्शा दरवाजे पर रुका। समरा ने अपना सामान उतार कर दरवाजे पर दस्तक दी। घर पूरी तरह बदल चुका था। अब ये खूबसूरत बंगला नजर आता था। कौन है? इतनी सर्दी में कौन आ गया है? अंदर से नसरीन की कपकपाती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। लाठी के टिक टिक की आवाज़ भी अब साथ ही आई और दरवाज़ा खुल गया। समरा ने लंबे समय बाद माँ का चेहरा देखा। नसरीन उसे देखते ही हैरान रह गई, लेकिन फिर दोनों माँ बेटियां एक दूसरे से लिपट गईं। नसरीन भी आवाज़ के साथ रोने लगी। खुद समरा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका दिल खुश था। वो अपने घर, अपने देश वापस आ गई थी।
अरे समरा, तुम वापस आ गई। सदमे से भरी हुई आवाज़ समरा के कानों से टकराई तो वो नसरीन से अलग हुई। नसरीन के पीछे उसकी बड़ी भाभी खड़ी पूछ रही थी। उनके चेहरे पर ऐसे भाव थे जिनसे साफ पता चल रहा था कि समरा की अचानक वापसी से उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई थी। समरा आगे बढ़कर उनसे मिली तो वो थोड़ा मुस्कुराई। काम छोड़कर वापस आ गई हो या वापस जाओगी? वो खड़ी उससे पूछ रही थी। समरा ने सिर हिलाया। नहीं, अब मैं वापस नहीं नहीं यहीं रहूंगी। बहुत समय मैंने परदेश में काट लिया। अब मैं अपने बच्चों की शादियां करूंगी और अपनी बहुएं लेकर आऊंगी। समरा की बातें सुनते ही उसकी भाभी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने एक नज़र उठाकर अपने घर को देखा। मकान तो पहले ही छोटा सा है, इसमें हम अपनी बहुएं लाएंगे या इस महारानी की बहुओं को जगह बना कर देंगे? दिल ही दिल में कहते हुए पलट गई, ये सोचे बिना कि उसने गले में जो सोने की मोटी सी चेन पहन रखी थी वो समरा के भेजे हुए पैसों से ही बनवाई गई थी, और हाथ में पहने हुए कंगन तो उसने मंगवाए सऊदी से थे, जो समरा ने उधार लेकर उसके लिए बनवाए थे। दिखावे के लिए ही सही, समरा की तीनों भाभियां उसे अच्छे तरीके से मिली। मंजली भाभी, जो अपनी बेटी का रिश्ता समरा के बेटे से करना चाहती थी, उसका भी मुंह बन गया। अच्छा भला चली गई थी। मेरी बेटी को सास नाम की कोई चीज़ ना झेलनी पड़ती। अब वापस आ गई है मेरी बेटी के भविष्य पर नज़र लगाने। वो दिल ही दिल में सोच रही थी। उन्हें समरा के वापस आने से जहाँ जगह कम पड़ती हुई नजर आ रही थी, वहीं उनको ये भी खतरा था कि पिछले कई सालों से समरा ने जो रुपए उन्हें ये कहकर भेजे थे कि वहां पर कुछ पैसे जमा कर लीजिएगा, अब अगर समरा ने वो रुपए मांग लिए तो वो कहाँ से लाएंगे? बर्तन धोते हुए शबाना दिल ही दिल में सोचने लगी, वो इतना बड़ा काटा तो अपनी जिंदगी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। समरा के बच्चे नौकरियों से वापस आए तो माँ को देखकर हैरान रह गए। समरा ने खूब अपने बेटों को लिपटा कर प्यार किया। तीनों ने अच्छी कदकाठी निकाली थी और नसरीन की परवरिश कमाल की थी। वो बहुत ही समझदार और सुलझे हुए बच्चे थे। समरा के तीनों भाई नौकरियों से वापस आए तो उन्हें भी समरा को देखकर हैरत का एक तेज झटका लगा। घर में किसी को भी विश्वास नहीं था कि समरा कभी लौट कर वापस भी आएगी। उन्होंने बुझे बुझे दिल से समरा के सर पर प्यार किया। रात का खाना खाते हुए समरा ने महसूस किया था कि सभी खामोश हैं, सिर्फ मंजली भाभी की एक बेटी ही चहक रही थी, जो बार बार खाना उसके बेटे के आगे रख रही थी, जो गंभीरता से अपने प्लेट पर झुके खाना खा रहा था। समरा को कुछ अजीब सा लगा। अम्मा, क्या भाभी मेरे आने से खुश नहीं है? मैं तो इतना समय बाहर गुजार कर आई हूँ, कुछ रुपए तो उन्होंने मेरे लिए रख छोड़े होंगे ना, जिससे मैं अलग मकान बना सकूं। नसरीन के पास बैठते हुए समरा ने कहा तो नसरीन ने गहरी सांस ली। उन्होंने क्या रुपए छोड़ने थे, बल्कि वो तो लड़ झगड़ कर नसरीन के पास समरा के भेजे हुए जो पैसे होते हैं वो भी निकलवा लिया करते थे। मगर समरा जानती थी कि अब बेटों की शादियां करने का समय है, उसे अलग मकान की ज़रूरत तो थी ही। इसीलिए उसने भाई से बात करने का फैसला कर लिया। छुट्टी के दिन सभी बड़े कमरे में बैठकर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। जब समरा कमरे में आई तो उसे देखकर सभी चुप हो गए। शायद कोई भी उसे घर का एक सदस्य नहीं मानता था। भाईजान, मुझे आपसे बात करनी है। इतना समय मैं घर से बाहर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैंने आप में से किसी की ज़रूरत से नज़र नहीं चुराई। आप लोग जब भी जितने भी पैसे मांगते रहे, मैं आप लोगों को भेजती रही। इस वजह से मैं अपने पास भी कुछ जमा नहीं कर सकी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि बाबा का ये मकान बेचकर आप मुझे मेरा हिस्सा दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए छत बना सकूं। कल को मुझे अपने बेटों की शादियां भी करनी है। कमरे में बैठे सारे लोगों को जैसे सांप सूंघ गया था। बाहर काम करने गई थी तो कौन सा हमारे ऊपर एहसान किया था? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गई थी। हमने तुम्हारा ठेका ले रखा कि तुम्हारे खर्चे उठाते? बड़ी भाभी चढ़कर बोली थी। समरा हैरान रह गई। भाभी, मैं ऐसा तो कुछ गलत तो नहीं कह रही, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन तभी बड़ा भाई बोला, अगर ऐसा नहीं कह रही तो फिर हिसाब किस खुशी में मांग रही हो? अपनी मर्जी से तुम हमें पैसे भेजती थी और तुम्हारे तीनों बेटे सारा दिन तो खाना खाते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई, स्कूल आना जाना, कपड़ा जूता, हर चीज़ पर इतना खर्चा होता रहा है। वो सब तुम्हारे पैसों से कहाँ पूरा हुआ है जितना हमने उनके लिए ऊपर खर्च किया है। तुम्हारा हिस्सा तो हो गया पूरा। अब अगर तुमने बंटवारे की बात की तो मैं उठाकर तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। बड़ा भाई गुस्से में चिल्लाने लगा था। समरा की आंखें भीग गईं। मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। मैंने सारी जिंदगी दरबदर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन अब मैं अपने बेटों को बर्बाद नहीं होने दूंगी। कुछ देर बाद जब वो बोली तो उसका लहजा मजबूत था। तीनों भाई उसकी शक्ल देखकर रह गए। उसके अंदाज से लग रहा था कि अब की बार वो कमजोर होकर पीछे हट जाने वाली नहीं है। तभी उसकी बड़ी भाभी अचानक आगे आई। अरे बेचो बाप का ये मकान और दे दो इसके पैसे। खुदा जाने बाहर किस किस अरबी शेख के घर में अय्याशियां करके आई है। शरीफों वाले और तौर तौर तरीके तो रहे ही नहीं है। किस तरह आंखों में आंखें डालकर डरा रही है ये। खुदा जाने ये क्या सलूक करेगी हमारे साथ। थोड़े से रुपयों के लिए इस जैसी औरत से ना उलझो, जो बाहर रहकर इतना समय मुंह काला करती रही है। वो कुछ भी कर सकती है। भाभी की बात पर समरा एकदम सन्नाटे में रह गई।
उसे ऐसा लगा जैसे सातों आसमान टूटकर उसके ऊपर आ गिरे हों। उसने उम्मीद से भाइयों की ओर देखा, शायद वो शबाना को डांट कर चुप करवा दें कि वो कैसी गलत बातें कर रही थी। मगर मंझला भाई बोल उठा, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये औरत इस लायक है ही नहीं कि इसे अपने घर में घुसने दिया जाए। भला किस नौकरी से इतने पैसे रुपए मिलते हैं जो ये हमें हर महीने भेजा करती थी। यकीनन ये वहाँ पर कोई गलत काम करती थी। शरीफ तरीके से तो कोई इतना पैसा नहीं कमा सकता, वो भी एक औरत होकर। भाई के लहजे में नफरत थी। सब एक आवाज़ होकर बोलने लगे। नसरीन ने उन्हें चुप करवाना चाहा, लेकिन उसकी बूढ़ी आवाज़ भला कहाँ वहाँ कौन सुनता। समरा को लगा उसकी अंतरात्मा के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। सालों की मेहनत ने उसे इतना कमज़ोर ना किया था जितना उसे अपनों के इन चंद शब्दों ने कर दिया था। उसके सीने में बाएं और तेज लहर उठी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अपने भाइयों को कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहती, बड़े भाई ने आगे बढ़कर उसे हाथ से पकड़कर एक और धक्का दिया। अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे घर से दफा हो जाओ। मेरी जवान होती बेटियां हैं, तुम्हें देखकर उनके ऊपर कैसा गलत असर पड़ेगा। समरा पहले ही दर्द की तेजी से निढाल हो गई थी। भाई के ये शब्द उसके ऊपर किसी खंजर की तरह लगे। दर्द की तेजी बर्दाश्त से बाहर होती चली गई तो वो अपने सीने पर हाथ धरे नीचे गिरती चली गई। आंखों के आगे अंधेरा फैलने लगा। नसरीन चिल्लाकर उसकी ओर लपकी थी। सभी घर वाले बौखला से गए थे। वो कुछ पल तक जमीन पर पड़ी तड़पती रही और ठीक उसी पल समरा का बड़ा बेटा घर के अंदर आया। सामने का दृश्य देखते ही वो घबरा गया। उसकी माँ सीने पर हाथ रखकर फर्श पर लेटी तड़प रही थी और सब लोग आसपास खड़े तमाशा देख रहे थे। सिर्फ उसकी बूढ़ी नानी ही थी जो समरा को उठाने की कोशिश कर रही थी। समरा का बेटा लपक कर उसके पास आया। अम्मी अम्मी, क्या हुआ है आपको? उसने माँ का हाथ थामा। समरा की आंखें खुली थीं। बेटे का चेहरा देखते देखते ही उसके होठों से आखिरी सांस निकली और उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। नसरीन के गले से एक तेज चीख निकली। बेटी की मौत ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। समरा का बेटा भी आंसू बहाता हुआ अपनी माँ को के मुर्दा शरीर को देख रहा था। सब घर वालों पर सन्नाटा छा गया था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई समरा मर चुकी है। मगर उस पल के असर से निकलते ही समरा के भाइयों और भाभियों ने चैन की सांस ली। कम से कम कोई मकान को बेचने की बात तो नहीं करेगा, सभी ने दिल में यही सोचा। समरा की मौत ने एक कोहराम सा मचा दिया था। मोहल्ले के लोग उमड़ उमड़ कर उनके घर आने लगे। सभी हैरान थे कि कल तक तो समरा अच्छी भली थी, आज जाने उसे क्या हो गया। उसके तीनों बेटे भीगी आंखों के साथ माँ की लाश को देख रहे थे। नसरीन रोते रोते निढाल हो चुकी थी, मगर उसके आंसू पोंछने वाला भी अब कोई नहीं था। दोपहर के बाद जनाजे का समय रख दिया गया था। समरा के तीनों भाई एक दूसरे से निगाह चुराते हुए जनाजे का इंतजाम करने में बिजी थे। अंदर ही अंदर वो सब इस बात को समझते थे कि समरा की मौत की जिम्मेदार वो तीनों हैं। उन्होंने अपनी जबान से अगर वो शब्द ना कहे होते तो समरा जिंदा होती, मगर वो एक नंबर के ढीठ थे। तीनों भाइयों की जवान होती बेटियां थीं। समरा के बेटे अच्छी नौकरियों पर थे और तीनों की ही यही इच्छा थी कि वो इनके दामाद बन जाएं। समरा होती तो यकीनन कोई ना कोई एतराज़ ज़रूर करती। जनाजा उठा लिया गया था। कब्रिस्तान में समरा को दफनाते समय भी उसके तीनों बेटे बिल्कुल खामोश थे। घर जाते ही अम्मा को समझा देना कि समरा के बेटों को कुछ ना बताएं, बस यही कहना कि समरा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। तीनों भाई एक दूसरे के साथ धीमे धीमे बात कर रहे थे। मिट्टी को दफनाकर समरा के तीनों भाई घर आए। उसके बेटों को कुछ पता न था, वो तो माँ को दफन करते ही न जाने कहाँ जा निकले थे। समरा का 40वां अच्छे तरीके से कर देंगे, दिल में जो भी शिकायतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद में अपनी बेटी का निकाह समरा के बड़े बेटे शाहिद के साथ कर दूंगा, बड़े भाई ने कहा और घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। मगर अंदर आते ही उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। घर के अंदर कई पुलिस वाले खड़े थे और ध्यान से उनकी ओर देख रहे थे। समरा के भाइयों का गला सूखने लगा। आप लोग यहाँ पर कैसे? समरा के बड़े भाई ने आगे बढ़कर पूछा। पुलिस इंस्पेक्टर तो कुछ ना बोला, लेकिन अंदर से समरा के तीनों बेटे बाहर निकल आए। इन्हें हम लोग लेकर आए हैं मामू जान। कल जो कुछ यहाँ पर हुआ था वो सब मैंने देख लिया था। आप लोगों को लगा कि मैं घर पर नहीं हूँ, मगर मैं अंदर अपने कमरे में ही था। मेरे कुछ पेपर्स घर में रह गए थे जिन्हें लेने के लिए मैं अचानक घर आ गया था। आप लोगों ने मेरी माँ को चरित्रहीन कहा और न जाने क्या किया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने बाप के इस मकान से में से अपना हिस्सा मांग लिया था। आप लोग मेरी माँ के कातिल हैं। मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दोनों भाई भी आपको बेहद पसंद हैं, क्योंकि हम अच्छी नौकरियों पर लगे हैं और आपकी बेटियों को बहुत खुश रख सकते हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा, अपनी माँ के कातिलों की बेटियों के साथ घर बसाने का तो हौसला हम में नहीं है। समरा का मंझला बेटा बोल रहा था। बाकी दोनों भी नफरत भरी निगाहों से समरा के भाइयों को देख रहे थे।
मेरे नवासे सही कह रहे हैं, मैं वहीं थी। इन तीनों की बातों से ही मेरी बेटी को हार्ट अटैक आया है और उसकी मौत हो गई है। नसरीन बेगम ने अंदर से आते हुए कहा था। पुलिस आगे बढ़कर समरा के तीनों भाइयों को हथकड़ियां लगा रही थी। वैसे तो इस तरह कत्ल का मुकदमा साबित नहीं होता, मगर हम इनको कुछ ऐसा जेल में रखेंगे ताकि इनको ये पता चल जाए कि जो कुछ इन्होंने किया है वो गलत था। पुलिस ऑफिसर समरा के बड़े बेटे से हाथ मिलाता हुआ कह रहा था, जो उसके बचपन का दोस्त था। उसने सर हिला दिया। शबाना और उसकी दोनों देवरानी रोती रही, चिल्लाती अंदर से बाहर निकल आई थीं और अपने अपने पतियों को पुलिस के साथ जाता देखकर रो रोकर निढाल हो रही थीं, मगर अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। 1 महीना जेल में पुलिस वालों ने समरा के तीनों भाइयों की खूब अच्छी तरह से खातिर की। जिस दिन समरा के तीनों भाई रिहा होकर जेल से वापस आए, वो बार बार कानों को हाथ लगाते और तौबा करते थे कि काश वो समरा के साथ इज्जत से पेश आते। उनकी बीवियां भी बहुत कठोर समय देख रही थीं, क्योंकि वो तीनों तो जेल में थे, कमाने वाला कोई रहा नहीं था। बच्चे तीनों के ही निकम्मे और खुदगर्ज थे। समरा के भाई की वो बेटी जो समरा के बेटे से शादी करना चाहती थी, वो अपने बाप को कसूरवार कहती और ये कहती कि अगर उसे घर से भागकर भी शादी करनी पड़ी तो वो समरा के बेटे से ही शादी करेगी, मगर वो अपनी माँ के कातिलों के घर वालों को नजर उठाकर भी देखना नहीं चाहता था। समरा के तीनों बेटों ने कानूनी कार्रवाइयां करते हुए मामू से अपना हिस्सा निकलवा लिया था। शायद समरा की आह थी या क्या, उसके बड़े भाई को अचानक लकवे का अटैक हुआ और वो चारपाई से जा लगा। आमदनी खत्म हुई तो खाने पीने के लाले पड़ गए। छोटे दोनों जो हमेशा उसकी चापलूसी किया करते थे, अब उससे नजरें चुराने लगे। छोटे दोनों खुद की मार इस तरह खुदा की मार इस तरह पड़ी कि उन्होंने जहां अपने बच्चों की शादियां की, एक की शादी कामयाब ना हो सकी। किसी को तलाक हो गई तो किसी के बच्चे ना हुए। हर कोई रोता हुआ माँ बाप के घर वापस आ गया। समरा के तीनों भाई अक्सर रोते और माफ़ी मांगते कि ये सब कुछ सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उन्होंने समरा के साथ ज्यादती की थी। समरा के बेटे नसरीन बेगम को लेकर अलग अलग मकान में शिफ्ट हो गए थे। नसरीन ने इन तीनों की अच्छी और नेक लड़कियों से शादियां कर दी। उन्हें अभी भी समरा की याद आती थी, लेकिन उसके लिए दुआ करते हुए वो बस खामोशी से आंसू ही बहा सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।